स्वागत है आपका अक्षत दुनिया वेब टीवी में और मैं हूं आपके साथ शिप्रा। चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। उसमें यह शब्द आया और इसी शब्द को पकड़कर लेखोपरे साहब ने जो पहला शब्द है, जैसे ललित विस्तार ग्रंथ में जो 64 लिपियां का नाम दिया हुआ है, पहला नाम है ब्राह्मी, दूसरा नाम है खरोष्ठी, फिर बाद में पैशाची और बहुत सारी लिपियां हैं। और फिर उन्होंने ये कहा कि जो लिपि क्या कहते हैं, लेफ्ट टू राइट, मेरी हिंदी ज्यादा। दुष्यंत कुमार स्मारक पांडुलिपि संग्रहालय के राज सदन में कबीर जयंती के अवसर पर मोतीलाल आलम चंद अहिरवार की किताब धम्मलिपि डिक्शनरी वर्ड्स ऑफ अशोकन इनस्क्रिप्शंस इन द धम्मलिपि रोमन एंड देवनागरी का लोकार्पण एवं परिचर्चा का आयोजन संपन्न हुआ। इस अवसर पर मंचासीन विद्वानों ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि धम्मलिपि एक प्राचीन लिपि है जो सम्राट अशोक काल के शिलालेखों में मिलती है। सम्राट अशोक से पहले हड़प्पा काल में चित्रात्मक लिपि प्रचलित थी, अतः धम्मलिपि एक ऐसी लिपि है जिससे बाद में अन्य लिपियों का उद्भव हुआ। सम्राट अशोक से पहले हमारे देश में श्रुत परंपरा थी और ज्ञान का प्रचार प्रसार स्मृतियों के आधार पर होता था, परंतु बौद्ध काल से ही लिपि का आरंभ शिलालेखों के माध्यम से हुआ। इस अवसर पर किताब के लेखक मोतीलाल आलम चंद अहिरवार ने बताया कि लगभग 6 वर्षों के प्रयासों से यह पुस्तक तैयार हुई है। इस किताब में धम्मलिपि को पढ़ने और सीखने की दृष्टि से इसे अंग्रेजी और देवनागरी में भी डिक्शनरी के रूप में तैयार किया गया है। उन्होंने बताया कि अशोक कालीन लगभग 23,000 शिलालेख है, जहां से स्वर और व्यंजन की प्रक्रिया भी प्रारंभ हुई। उन्होंने बताया कि अगर आप धम्मलिपि सीख लेते हैं तो अशोककालीन शिलालेखों को आसानी से पढ़ सकते हैं। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रख्यात कवि असंग घोष ने की। मुख्य अतिथि के रूप में धम्मलिपि विशेषज्ञ और बौद्ध धर्म के विद्वान अतुल भोसेकर थे। विशिष्ट अतिथि के रूप में डॉ जितेंद्र कुमार, साहेबराव सदावर्ते, कैलाश वानखेड़े, मिथिलेश वामनकर, लखन लाल जी और बी.डी. शंखवार जी ने अपने वक्तव्य से धम्मलिपि अशोककालीन और बौद्धकालीन विषयों पर सारगर्भित व्याख्यान दिए। क्या आज का जो कार्यक्रम था बहुत ही महत्वपूर्ण, ऐतिहासिक महत्वपूर्ण, पुस्तक का जैसा महत्व है वैसे ही ऐसा आज का ऐतिहासिक है। और ये भाषा हमारी संस्कृति को, सभ्यता को आगे बढ़ाने में सहायक होगी, इसलिए हम सभी को ये भाषा पढ़नी चाहिए। धम्मलिपि हमें इतिहास को जानने के लिए इसका पढ़ना अति आवश्यक है और हम केवल पढ़ें, हम अपने बच्चों को भी पढ़ाएं ताकि आगे आने वाली पीढ़ी भी इस बौद्ध सभ्यता को, संस्कृति को जान सके। ये हमारे सबके लिए बहुत आवश्यक है। आज का जो धम्मलिपि शब्दकोश का विमोचन हुआ है, यह भारत के इतिहास का एक माइलस्टोन है, मील का पत्थर साबित होगा। और इसका उपयोग जो है इतना अधिक है कि इसका मूल्यांकन किया जाना संभव नहीं है। ये मेरा मानना है कि देश की पूरी लाइब्रेरियों में, महत्वपूर्ण लाइब्रेरियों में और विश्व की लाइब्रेरियों में भी जो है ये किताब जाएगी और इससे जो है पूरे देश दुनिया के लोग लाभान्वित होंगे। और ख़ास तौर से जो बुद्धिज्म विचारधारा के, बुद्धिस्ट मानने वाले महाराज साहब के, वो अपने इतिहास को अच्छी तरह से जान सकेंगे। जो इतिहास जो हमारा जो था, समृद्ध इतिहास था, वो जो है समाप्त हो चुका है और इस पुस्तक के माध्यम से हम समृद्ध इतिहास की ओर जो है देख सकेंगे। बिल्कुल, क्या कुछ कहना चाहेंगे? धम्मलिपि शब्दकोश, ये जो मोतीलाल जी ने लिखी हुई किताब है, ये मेरे हिसाब से भारत में आज पहली बार एक आम आदमी, या यूँ कहिए कि कोई भी शख्स जिसको लिखना पढ़ना आता हो, वो सम्राट अशोक के अभिलेखों को सही मायने में पढ़ सकता है। इसकी दूसरी एक महत्वपूर्ण बात यह है कि सम्राट अशोक के अभिलेख जो है, इनके ऊपर आज तक जितने भी इतिहासकारों ने काम किया हुआ है, कई बार इन्होंने इनका जो भाषांतर किया हुआ है ये गलत तरह से है। मोतीलाल जी की जो किताब है, जो धम्मलिपि शब्दकोश है, इसको अगर हम रिफ़र करेंगे तो ये प्रमाणित
जो पाली भाषा है उसका सही मायने में सही अर्थ में भाषांतर है। मैं तो यूँ कहूँगा कि सम्राट अशोक के अभिलेखों को मोतीलाल जी ने सही मायने में न्याय दिया है। ये आयुष्मान मोतीलाल आलमचंद्र जी की ये 7वीं किताब है और ये धम्म लिपि के शब्दकोश है। इस शब्दकोश के माध्यम से आप धम्म लिपि को समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं और इसको समझने के बाद में अशोककालीन शिलालेख और उसके बाद जो शिलालेख धम्म लिपि में लिखे गए हैं उनका वास्तविक अनुवाद करके आप जानकारी ले सकते हैं और धम्म को समझ सकते हैं, अशोक की शिक्षाओं को समझ सकते हैं और ये उसमें काफ़ी सहायक है। हिंदी में ये पहला प्रयास है और काफ़ी सार्थक प्रयास है। बड़ा ऐतिहासिक समय है, आज का दिन है कि 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने अशोक के शिलालेखों को पढ़ा था, लेकिन वो बहुत कम उम्र में चले गए और वो लिपि भारत के जनमानस में नहीं फैल पाई और उसको पढ़ने आगे के लोग नहीं पढ़ पाए। आयुष्मान मोतीलाल जी का जो डिक्शनरी है उससे पहले साचीदानम जो किताब है वो दोनों ही मिला करके उसकी 12 खड़ी और उसके डिक्शनरी उसका व्याकरण को सामने लाते हैं और उसको सीख करके हम प्राचीन पाली और उसकी जो ब्राह्मी लिपि धम्म लिपि है उसको पढ़ करके हम अशोक के शिलालेख हैं और तमाम जो साहित्य है, बौद्ध साहित्य है, उसको पढ़ सकते हैं। ये एक बड़ी बात है। आज बुक्स विमोचन हुआ है, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस बुक के बारे में? पढ़ी तो नहीं होगी, लेकिन कैसा आपकी क्या प्रतिक्रिया रही? जी, ये हमारे संग्रहालय के लिए तो एक अद्भुत आयोजन था, क्योंकि ये संग्रहालय वैसे तो मूलतः साहित्यिक आयोजन करता रहता है, परंतु हमें जब इस आयोजन को करने के लिए आयोजक ने एक प्रस्ताव दिया तो बेहद प्रसन्नता हुई, क्योंकि आज इस आयोजन के बहाने हमको बहुत सी चीज़ें नई तो नहीं कहेंगे, हैं तो पुरानी, मगर हम लोगों के लिए नई थी, वो पता लगी। ख़ास तौर पे धम्म लिपि और धम्म लिपि को पढ़ने का एक जो उन्होंने माध्यम बनाया है कि वो हिंदी में है, अंग्रेजी में है और पाली में है, तो इस तरह हम धम्म लिपि को पढ़कर अशोक के शिलालेख पढ़ सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा नया और अभिनव काम हुआ है और इसके लिए आलमचंद जी बधाई के पात्र हैं। थैंक यू। डालो आप तो कि मैं ही शुरू करूँ? आप ही बोलिए। नहीं, आप पूछो ना। ये इसके बुक्स का विमोचन हुआ है, क्या कुछ कहना चाहेंगे आज इसको? हाँ, बुक का जो विमोचन हुआ है मोतीलाल आलमचंद से धम्म लिपि का डिक्शनरी, तो ये काहे के लिए, इसकी ज़रूरत क्या है? तो बुद्ध का ज्ञान जो है पूरा धम्म लिपि पाली में है, तो बुद्ध ने ही इस भारत को महान बनाया था और दुनिया का विश्व गुरु बनाया था। बुद्ध की विचारधारा पे, बुद्ध के ज्ञान के ऊपर जो स्वतंत्र समता बंधुत्व बताती है समाज में प्रस्थापित करने के लिए, और उसी के आधार पे बुद्ध एक महान शक्तिशाली देश बना था। वो बुद्ध के सामाजिक क्रांति के बाद शूद्र राजा हो गए भारत देश में मौर्य के रूप में। मौर्य लोगों ने यहाँ पर 130 साल राज किया, जिसका जो शाइनिंग स्टार हम कह सकते हैं सम्राट अशोक है। सम्राट अशोक का शासनकाल सुवर्ण काल है। भारत देश को विश्वगुरु और सुवर्ण सोने की चिड़िया इसी समय में कहा जाता था। बताते हैं कि इतिहासकार बताते हैं कि अशोक के समय में जो अशोक का रूलिंग पॉपुलेशन था, जो 50 लाख की लोक संख्या थी, जो दुनिया का सबसे बड़ा शासन था अशोक का। और अशोक महान अपनी सेना की वजह से, भूभाग की वजह से नहीं बने। अशोक का प्रशासन और शासन का जो केंद्र बिंदु था वो मनुष्य और मनुष्य का कल्याण था। और अशोक ने जैसे बताते हैं कि अशोक की जो धम्म लिपि में सारा ज्ञान बटा, शासनकाल चला और भारत सुजलाम सुफलाम हो गया, और अशोक ने शिलालेख लिखे, पत्थर पे लिखाई और पढ़ाई हो गई, और एशिया में नहीं सारी दुनिया में बुद्ध के धम्म का फैलारा हो गया। पर बाद में प्रतिक्रांति के रूप में बुद्ध धम्म का जो वो है शासनकाल है, यहाँ पे 800 से 1000 साल चला है, और उसी समय में भारत का सबसे शक्तिशाली और वैभवशाली भारत रहा है। पर प्रतिक्रांति के बाद इस भारत देश को पुनः जातिवाद ने और सारी चीज़ों ने जकड़ लिया,
क्रांति को लेके प्रतिक्रांति आ गई। और आखिरी मैं यही कहूँगा कि बुद्ध का अगर ज्ञान जिसके आधार पे भारत शक्तिशाली और महान और दुनिया का विश्व गुरु बना, उस पूरे ज्ञान को की लिखा पट्टी जो ताम्रपत्र और ताड़पत्र और अशोक के शिलालेखों में हुई है, वो धम्मलिपि में है और वो पाली भाषा में है। और पाली भाषा जो कि तब के आम आदमी की भाषा थी और दूसरी भाषा संस्कृत थी शायद उसी समय पे। तो बुद्ध ने आम आदमी के भाषा में अपना ज्ञान का प्रचार प्रसार किया भारत के आम लोगों तक, और उसी के आधार पे भारत पूरा एक महान धरती बना, विश्व गुरु बना। और इसी को हमें, अगर हमें हमारा बुद्धिस्ट कल्चर, इंडिया का बुद्धिस्ट कल्चर फिर से खोजना है, सच्चाई वाला इतिहास खोजना है, तो हमें धम्मलिपि को सीख के और जो त्रिपिटक है उसको पढ़ना पड़ेगा और बुद्ध के सच्चे ज्ञान को पुनश्च मानवीय कल्याण के लिए पुनश्च भारत की भूमि में और दुनिया के सारे देशों में हमें फैलारा करना पड़ेगा। वैसे तो पश्चिम देशों ने अभी बुद्ध के प्रति बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं, क्योंकि बुद्ध का ज्ञान जो है मानवीय कल्याण का ज्ञान है, मानवतावादी ज्ञान है, विज्ञानवादी ज्ञान है। तो इसलिए उसको जो देश जिस देश में विज्ञानवाद चलता है, लोग पढ़े लिखे हैं, उनको बुद्ध का ज्ञान समझ में आ रहा है। इसीलिए इसका फैलारा दिन ब दिन होना ही है। बाबा साहब कहा करते थे कि अब भारत को बुद्धमय बनाने से कोई नहीं रोक सकता, और सच्चाई है कि भारत बुद्धमय बनेगा ही, क्योंकि ये विज्ञानवाद है, ये मानवतावाद है, स्वतंत्र समता और बंधुतावाद है। इसलिए फिर से आएगा भारत, फिर से बुद्धमय होगा। जय भीम, जय भारत। थैंक यू। क्या कुछ कहना चाहेंगे, आज बुक्स का विमोचन हुआ है? सम्राट अशोक का जो काल था वो हम सभी जानते हैं कि वो हमारे देश की सोने की चिड़िया वाला काल कहलाता था। ऐसे काल में उन्होंने जो बुद्धिज़्म का नैतिक मूल्य लोगों तक जन जन तक पहुंचाया और जिस भाषा में पहुंचाया वो धम्मलिपि थी। ऐसी धम्मलिपि को वर्तमान में जानने, समझने और ऐसी धम्मलिपि को जानकर समझकर आने वाली पीढ़ी तक पहुंचाने का जो महत्वपूर्ण कार्य है वो इस डिक्शनरी के रूप में उभर कर आया है। इसके लिए मोतीलाल आलमचंद लिपिकार जी का मैं बहुत बहुत साधुवाद देती हूँ कि उन्होंने इतना कठिन कार्य को किया जो कि हमारे लिए अति आवश्यक था। कल मैडम का ले लो। नहीं मैडम को नहीं आता कुछ। सर, काफ़ी आप बुद्धिस्ट साहित्य के लिए काफ़ी योगदान देते रहते हैं, काफ़ी आज धम्मलिपि डिक्शनरी का विमोचन है आपके बुक्स का, क्या कहेंगे इस अवसर पर? क्या कुछ खास है ये बुक्स और ऑनलाइन में मिलेगी? एक्चुअली ये ऐतिहासिक कार्य है और धम्मलिपि के लिए पुनर्स्थापना का, मैं एक्चुअली से कहता धम्मलिपि पुनः परिवर्तन का कार्य है और ये पुनः स्थापना का कार्य करेगी। जो विरासत हमारी 2300 साल पहले हमारे पुरखों ने खोजी थी और लगभग 1000 वर्ष पहले धम्मलिपि पुनः दफन हो गई मिट्टी में, इसको पुनः बाहर आने से हमारी जो खोई हुई विरासत है, जो हमारा खोया हुआ ज्ञान है, जो हमारे पुरखों की विरासत है, जिस पर पूरी दुनिया को नाज था, जिस ज्ञान की वजह से भारत को विश्व गुरु कहा जाता था, जिस देशनाओं की वजह से भारत को विश्व गुरु कहा जाता था, इस लिपि के पुनर्जागरण के कारण, पुनर्स्थापना के कारण हमारा जो विश्व गुरुत्व था देश का, जो देश को एक विश्व गुरु की हैसियत से तमाम देश, शेष देश जो देखा करते थे, इस पुनर्स्थापना के बाद लिपि को समाज में पुनः स्थान मिलने के बाद हम पुनः विश्व गुरु बनेंगे। और इस लिपि को पढ़ना बहुत आवश्यक है, जिससे हमें जान पाएंगे कि 2300 साल पहले भी हमारे पुरखे वैज्ञानिक स्वरूप वाली लिपि का इस्तेमाल करते थे। जिस प्रकार आज जो लिपि इस्तेमाल हो रही है, देवनागरी हो, रोमन स्क्रिप्ट हो या अन्य लिपियाँ हो, उसी तरह धम्मलिपि भी 2300 साल पहले उसी स्वरूप में प्रयोग में हो रही थी। सर, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर भी उपलब्ध है? ये अमेजन पर उपलब्ध है और अमेजन पर बेस्ट सेलिंग में भी 10 में चल रही थी और इसको बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। इसकी सहायता से जो नए पाठक हैं हमारे, वो भी कुछ एक दिन में सीखकर शिलालेखों को पढ़ सकेंगे और सीधे शिलालेख डिक्शनरी से संदर्भ उसमें शिलालेख के दिए हुए हैं, सीधे संदर्भ के साथ आप शिलालेख पर आप जाएंगे तो संदर्भ के साथ शिलालेख को पढ़ पाएंगे आप। इसके पहले सांची दानम पुस्तक मैंने प्रकाशित की थी। इसमें सांची के तमाम जो शिलालेख हैं, लगभग 500 के आसपास छोटे छोटे शिलालेख हैं, जिसमें दानदाताओं के नाम है, स्थानों के नाम है, गांव के नाम है, रिश्तों के नाम है, इस तरह के वहाँ जो शिलालेख है, भिक्षुओं भिक्षुणियों के नाम है,
वो सारे के सारे हमने उजागर किए थे। और सांची दानंग पुस्तक में हमने 30 शिलालेख ऐसे पाए गए जो आज भी उल्टे लगे हुए हैं। जब 1903 में उसका जीर्णोद्धार हुआ तो वो जो शिलालेख उल्टे लगा दिए गए थे, 100 साल बाद भी, 100 साल से अधिक समय हो गया है, वो शिलालेख आज भी उल्टे लगे हुए हैं। भोपाल की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।